मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, ये दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद का केस खराब कराया, ट्रिपल तलाक का, एक बार आज से थोड़ी बोल रहा हूं। ये अपने बुजुर्गों के भी गद्दार हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के गद्दार हैं। इनकी किसी बात पे यकीन करना धोखा खाना है। अब कभी ये तो पूछो इनसे, इन्होंने पैसे कितने कलेक्ट किए और खर्च कितने किए। यही साजिश है कि वो बंद करते जाएं, हम छुड़ाते जाएं। उनका भी धंधा चल रहा है, हमारा भी धंधा चल रहा है, आरएसएस वालों का भी, दोनों मिलकर धंधा कर रहे हैं। गुजरात में कितने लोग शहीद हुए, कितने घर बनवाए, मुजफ्फरनगर में कितने घर बनवाए और कितने पैसे इकट्ठे किए। ये इनका धंधा है। बाबरी मस्जिद का केस हरवाया इन लोगों ने हरवाया, ट्रिपल तलाक का केस हरवाया इन लोगों ने हरवाया। ये मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम तंजीमों में से एक है। जमीयत के बहुत सारे काम हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर उसके बहुत एहसानात हैं। ये अलग बात है कि जमीयत का अब दो ग्रुप हो गया है, एक अरशद मदनी का और दूसरे महमूद मदनी का। मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, इन दोनों ने बहुत काम किए हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं इन दोनों की ख़बरें जितनी उर्दू अखबारात में छपती हैं, एक्चुअल में ये उतना ज़्यादा काम करते नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराचा ने इन दोनों पर कई इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने हमारे कलीग और चीफ रिपोर्टर फरहान यहिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके ये इल्ज़ामात सही हैं या गलत हैं। आप फरहान यहिया की महमूद पराचा के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए महमूद पराचा जो मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये ढकोसला कर रहे थे मुसलमान होने का। ये दारुल उलूम देवबंद में ये जो पढ़ा रहे थे ये सब मुनाफिकत थी। इनकी शक्लों को देखो और इनका बायकॉट करो। ये मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं। इन्होंने इसका सबूत आज खुद दे दिया। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका साजिश यही है और कोई साजिश नहीं है। ये लोग थे, हैं और रहेंगे। ये अपने बुजुर्गों के भी गद्दार हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के गद्दार हैं। आप आरएसएस से लिंक कर रहे हैं। आपने अभी लाइव की शुरुआत नहीं, आपने दलाल लफ्ज का इस्तेमाल किया। महमूद पराचा, आपने मनुवादियों के और आरएसएस के दलाल नहीं। मौलाना उमर इलियासी की जो मुलाकात हुई थी मोहन भागवत से, आपने उस पर भी एक सवालिया निशान लगाया है। आपने इंद्रेश कुमार की मुलाकात को लेकर और उनके बयान को लेकर के भी दलाल शब्द का इस्तेमाल किया है। और भी बहुत सारे दलाल, देश के गद्दार, मुस्लिम कम्युनिटी के गद्दार, SC ST OBC के गद्दार, भारत के संविधान के गद्दार, अम्बेडकर वाद के गद्दार, भारत के संविधान के गद्दार। बहुत सारे लोग मनुवादियों के पास मिलने जा रहे हैं, आरएसएस के पास मिलने जा रहे हैं, वो सब गद्दार हैं। चाह रहा हूं आपके बारे में कहा जा रहा है कि महमूद पराचा साहब का मौलाना के खिलाफ बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि महमूद पराचा को कभी कोई केस नहीं दिया। मौलाना ने इतने टेररिज्म के जो केस आज तक लड़े हैं, जो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, उसमें हमेशा जमीयत उलमा हिंद ने, मौलाना अरशद मदनी ने, महमूद मदनी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मुसलमानों के लिए बहुत पैरवी की है और आज तक करते रहे हैं। क्या कोई काम ऐसा कि महमूद पराचा ने कहा हो और वो नहीं हुआ हो, इस तरीके की बात आपके लिए आ रही है सामने? नहीं, बिल्कुल ये बात जो है, ये दोनों मौलाना चाचा भतीजे दोनों मेरे पास आए, अपने लोग भेजे, मुझे एक तरह से धोखे में रखा और मैं इनको मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर समझ के ही तो इनके धोखे में आया। किस तरह इन्होंने मेरे नाम, ये तो फिर यानी पर्सनल आपका वो हो गया। नहीं, मेरा कोई पर्सनल खुन्नस, कोई गुस्सा आप जो आज आप उनके बयान को लेके कर रहे हैं महमूद पराचा। मैं आज नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। ये दलाल हैं, दलाल हैं, दलाल हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद का केस खराब कराया, ट्रिपल तलाक का, एक बार आज से थोड़ी बोल रहा हूं। मुझे इनकी असलियत कब वाजे हुई? जब इनकी असलियत मेरे सामने आई, जब मैंने ये देखा कि ये लोग मेरे नाम पे पैसे कलेक्ट करके इन्होंने कितने चंदे इकट्ठे किए। मैं इन दोनों का वकील रहा हूं ना। जब मैंने इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में बेल कराई, उसके बाद मेरे पास पूरे मुल्क से मुस्लिम कम्युनिटी के और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और ट्राइबल कम्युनिटी के UAPA और दूसरे आतंकवादी केसों में जो झूठे फंसाए गए लोग थे वो आना शुरू हुए। तब इन्होंने मेरी पॉपुलैरिटी देख के मुझे दोनों ने अप्रोच किया और भी तंजीमों ने अप्रोच किया। सभी तंजीमों ने, सारी मुस्लिम तंजीमों ने क्या काम किया? जो वकील ये रखते थे वो पुलिस और NIA उनको रिकमेंड करती थी, उनसे मिल जाते थे, उन्हीं के भेजे हुए होते थे। NIA और जो दिल्ली की स्पेशल पुलिस और दूसरी पुलिस जो है
एटीएस जितनी भी हैं, जिन वकीलों को डिफेंस काउंसिल बनाने की रिकमेंडेशन करती थी उसको ये जमातें वकील बनाती थी। मेरा कोई जमीयत उलमा हिंद से इख्तिलाफ नहीं है, बाकी सारी जमातें भी तो यही कर रही हैं। अभी मौलाना कभी बरी हुए ना, उनकी बेल किसने कराई थी? लेकिन इतने ये मैंने काम कर रहे हैं सर। मैंने कराई थी ना, करने वाला अल्लाह है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से जाके मौलाना कभी जो बरी हुए बेल मैंने कराई थी ना। मैंने हिमायत बेग को 5 फांसी और 5 लाइफ सेंटेंस से, इस जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस था उस दिन बरी कराया था ना मैंने, अल्लाह के हुक्म से। उस दिन इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि राकेश मारिया जो बाद में डीजीपी बने, उनके ये पेरोल पे थे, उन्हीं के एजेंट थे, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी है। तब इन्होंने मेरे खिलाफ उस दिन, जो हमारी विक्ट्री का सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन मैंने टेबल टर्न की थी, जिस दिन मैंने ये कहा था कि अब मैं राकेश मारिया को ये झूठा फंसाने के केस में बंद कराऊंगा, उस दिन से इन्होंने अपना नकाब उतार दिया और मेरे खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि पराचा साहब अच्छे वकील नहीं है। जिसके ये ऑफिस के बाहर इनके सारे जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, और जिसको ये अपनी मीटिंगों में बुला के 50-50 हजार की गैदरिंग करके, जिसको ये कहते थे ये मर्द मुजाहिद है, पूरा इंडिया में सबसे बड़ा मुजाहिद ये है, सबसे बड़ा ईमान वाला ये है। मैं इनकी स्पीचेस दिखाऊं इनकी बड़ी बड़ी गैदरिंग में? तो आपका पर्सनल मामला हो गया? मेरा बिल्कुल नहीं। जब ये साजिश आई, देखिए लोग लिख रहे हैं महमूद पराचा ये पर्सनल मामला हो गया। महमूद पराचा अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी से पर्सनल कैसे हो गए? मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात तो सुने, मैं बता रहा हूं पर्सनल कैसे हुए। ये मुझसे जाती दुश्मनी करें, मुझे मार लें, मुझे गोली मरवा दे अपने, इनके पास भी बहुत गुंडे हैं ना, और आरएसएस के गुंडे भी इनके साथ ही हैं, मैं उफ नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे ये पता लगा, उस दिन से मेरी इनसे इख्तिलाफ शुरू हुआ। मैंने इनसे कहा कि ये जो आपने काम किया है, तो ये बोले कि हमारे महाराष्ट्र के, ये महमूद मदनी साहब महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ने किया है, इतना बड़ा गलती की है तो हम उसको निकाल देंगे। 1.5 साल तक मैं इनके आगे पीछे घूमता रहा कि ये साजिश है। इनको सब साजिश बताई कि आपके सारे वकील मुलजिमों को मुजरिम बनाने के लिए काम करते हैं, उनसे कहते हैं आप वादा माफ गवाह बन जाओ। मैंने इनके सामने, हर एक तंजीम के सामने जाके 85 सबूत पेश किए, 85 सबूत गवाहियां दिखाई, उसके बाद भी ये नहीं माने, उसके बाद भी ये वही काम करते रहे, बल्कि इन्होंने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया। जो अंत हुआ वो इससे हुआ कि बाबरी मस्जिद में इनका रोल साफ निकल के आ गया है। ये जाके जो आरएसएस के लोगों से मिलते रहे, ये जाके उनसे साजिशें करते रहे, और साजिश के तहत बाबरी मस्जिद का केस हरवाया इन लोगों ने, हरवाया ट्रिपल तलाक का केस हरवाया इन लोगों ने, हरवाया। हम सब बोलते रहे, मेरी वीडियोस देख लो। तब मजबूर होके मैंने, जब मुझे चुनना है ईमान से, ईमान और इनकी बुजुर्गियत, दर्जनों वो लोग जो दहशतगर्दी के नाम पर बंद किए गए थे, उनको जेल से रिहाई कराने में ऐसे लोग जिनको की मुबैना दहशतगर्द करार दे दिया गया था, जिनको जेलों में डाल दिया गया था, उनकी पैरवी करने से लेकर वकीलों से लेकर के रिहाई कराने तक इन लोगों ने काम किया। ये सब कुछ नहीं किया, ये फंसाने में है। दंगे फिसाद वाले इलाकों के अंदर बाकायदा वो लोग जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, उनको दोबारा घर बना के देने में जमीयत का हाथ रहा सबसे ज्यादा। लोगों को एस्टेब्लिशमेंट उनके कायम कराने में, उनको बाकायदा, मैं आपको ये रोक कर भी कहना चाहता हूं महमूद पराचा, जो चीज हम जानते हैं और कवर करते हैं, लोग जो बर्बाद हो गए थे, दिल्ली दंगों की बात करूं या त्रिपुरा की या और जगहों की, बाकायदा उनको न सिर्फ घर बनाने के काम तक प्रोवाइड कराने का काम इन लोगों के जरिए किया गया है। गुजरात का मामला हम देखें, त्रिपुरा का मामला हम देखें, दिल्ली का मामला हम देखें, तो क्या आज तक जो कुछ जमीयत ने किया वो सब कुछ गलत था, ढकोसला था, आरएसएस की कहने पर था, या वो सिर्फ आपकी इस पर्सनल बात के ऊपर जो आज पूरी निकल कर सामने आई है? हजारों मुस्लिम नौजवान, शेड्यूल कास्ट नौजवान आज भी जेलों में बंद हैं। जैसे मोदी जी ने कहा ना, मैंने 15-15 लाख रुपए देने हैं। मोदी जी ने क्या 2 करोड़ नौकरियां दिलवाए हैं, उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना, सबकी पब्लिसिटी जमीन पे सिर्फ 10, 15, 20 लोगों को शक्ल दिखाने के लिए। गुजरात में कितने लोग शहीद हुए, कितने घर बनवाए, मुजफ्फरनगर में कितने घर बनवाए, और कितने पैसे इकट्ठे किए। ये इनका धंधा है। आरएसएस के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं कराते? ये जो इतनी बड़ी बड़ी जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं, मैं ही इनका वकील था ना, हर जगह था ना, और तब ये सब केस जीतते थे। अब ये मिली भगत से क्या कराते हैं? ये केस तो आज भी जीतते हैं 25 साल बाद। आप जब इनके वकील नहीं है तब भी आज केस नहीं जीतते क्या? मैं क्या कह रहा हूं सर, ये तो आप मौलाना कभी 20 साल बाद बरी हुए, अब ये वापस केस करेंगे पुलिस वालों के ऊपर? नहीं करेंगे। यही साजिश है कि वो बंद करते जाएं, हम छुड़ाते जाएं। उनका भी धंधा चल रहा है, हमारा भी धंधा चल रहा है, आरएसएस वालों का भी, दोनों मिलकर धंधा कर रहे हैं।
क्या पुलिस के बहुत खिलाफ बड़े allegations। जिन्होंने झूठे केस कराए उनके खिलाफ ये केस करेंगे? नहीं करेंगे। इसी बात की तो लड़ाई है सारी, इसी बात की तो लड़ाई है। अगर दंगे होते रहेंगे तो ये दुनिया से पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, 1000 लोगों का घर जले, ये 20 लोगों को या 100 लोगों को घर बना के दिखा देंगे। आप जाके गुजरात के इनके घर देख के आओ, आप जाके मुजफ्फरनगर के घर देख के आओ। इनकी किसी बात पे यकीन करना धोखा खाना है। अब कभी ये तो पूछो इनसे, इन्होंने पैसे कितने कलेक्ट किए और खर्च कितने किए? तो मुझसे तब तक, जब तक मैं इनके झांसे में था ना, जब तक ये कहते थे कि हम अल्लाह के नाम पे तो जान निछावर कर देंगे, हम देश के लिए जान निछावर कर देंगे, जब तक झांसे में था मैंने इनकी इज्जत की। इनके खुद के लोग ने मुझे बताया कि महमूद साहब आप इनके चक्कर में कहां पड़ गए, जो इनके साथ बड़े बड़े घूमते हैं ना, उन्हीं के लोग, उन्होंने मुझे बताया कि प्राचा साहब ये तो ऐसे, मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन जब हिमायत बेग का केस हुआ उसके बाद से मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई धीरे धीरे। फिर मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तब मुझे इनकी असलियत समझ में आई। आज ये सुधर जाए, मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं। मुझे क्या इनकी मस्जिदों पे कब्जे करने हैं, मुझे क्या इमाम बनना है? मुझे नहीं बनना ना मुझे जमीयत का हेड बनना है। मेरी एक जमीयत से लगाव इसलिए भी था कि मेरे दादा, अच्छा, जमीयत अगर मेरे आपको- दादा मरहूम, अगर- मेरे जी। दादा मरहूम खुद जमीयत में थे, बड़े बड़े बहुत जिम्मेदार थे। सर, अगर जमीयत आपको दोबारा अपना वकील अपॉइंट करती है तो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? मुझे क्या ये अपॉइंट करेंगे? मेरे पास ऐसे लोग लाइन लगा के बैठे होते हैं बाहर। मैं इनकी इज्जत सिर्फ एक ही बात से करता था कि इन्होंने ये एक छवि बना रखी थी कि ये इस्लामिक लोग हैं, ये मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। वरना मेरे पास टाइम नहीं ऐसे लोगों से मिलने के लिए। मेरा जो पहले का इतिहास जानते हैं, मेरे पास ये इस लेवल के नहीं थे कि मैं इनसे मिलता। मुझे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका लेवल और मेरा लेवल, सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत बहुत अल्लाह बड़ी से बात कर रहे हैं। माफी मांगते हुए कह रहा हूं, मैं इन लोगों से मिलने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। एक ही वजह थी कि ये मुझे इन्होंने दिखाया कि हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम की जो सोशल मैसेज है, इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। देखा आपने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, जिनके लाखों चाहने वाले मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उन पर कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद महमूद पराचा साहब को भी शक की निगाह से देखते हैं और वो कहते हैं कई मामलों में महमूद पराचा साहब का रोल भी मशकूक रहा है। ऐसे में अब आपको तय करना है कि महमूद पराचा साहब सही हैं, अरशद मदनी साहब सही हैं, या महमूद मदनी साहब सही हैं, या दोनों सही हैं। कुछ ना कुछ कमियां इंसानों में होती हैं और ये कमियां इन सब में भी हैं।